तो अगर हम भारत का इतिहास देखें शुरू से लास्ट तक, तो काफ़ी टाइम तक भारत गुलामों की जंजीरों में जकड़ा रहा है। जैसे पहले मुसलमानों के हाथों में, फिर मुगल्स के हाथ में, फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में। पर जो ब्रिटिशर्स थे वो एक कदम आगे थे। उन्होंने इंडिया को इतना लूटा पूरे 200 सालों में जितना पूरे हिस्ट्री में किसी ने नहीं लूटा। अगर मैं इस टोटल वेल्थ का अंदाजा लगाऊं जितना वो लूट के अपने देश ले गए, तो वो करीब होती है 45 ट्रिलियन डॉलर। मतलब आज के टाइम पर हम अमेरिका को भी आराम से खरीद सकते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 125 लोगों की कंपनी 72,000 पाउंड के साथ पूरी इंडिया को अपना गुलाम बना लेते हैं, और उसके बाद एक आदमी ने 2005 में इस ईस्ट इंडियन कंपनी को खरीद के बदला भी लिया था। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो 1599 में स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। इनका व्यापार पूरे जोरों पर था। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जो काली मिर्च थी, ब्लैक पेपर, उसे ब्लैक गोल्ड से कंपेयर किया जाता था। मतलब उसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो उस टाइम पर जो पूरी दुनिया पर मैक्सिमम जो सप्लाई करती थी मसालों की, वो थे डच लोग। और जैसी बात है ये ब्रिटेन में भी करते होंगे, जहाँ पर ब्रिटिश लोगों का राज था। तो उस टाइम पर ये काली मिर्च का प्राइस 5 शेलिंग से बढ़ा देते हैं। शेलिंग्स उस टाइम पर करेंसी हुआ करती थी। तो इस चीज़ से ब्रिटिशर्स काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि ऑलरेडी उनके यहाँ पर मसालों की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी हुई है और इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी खुद की एक कंपनी बनाएंगे जो मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी। तो लंदन में एक महीने बाद 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट्स की एक मीटिंग होती है, जिसमें वो 125 शेयर होल्डर्स के साथ 72,000 पाउंड लेके एक कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना लंबा नाम था उस टाइम पर। अब ये कंपनी तो बना लेते हैं, पर ये ऐसे ही पूरी दुनिया में जाकर ट्रेड नहीं कर सकते। इनको एलिजाबेथ फर्स्ट से, जो वहाँ की क्वीन थी ब्रिटेन की, उनसे परमिशन भी लेनी थी। तो इनको 3 महीने बाद, मतलब करीब 31 दिसंबर 1599 को रॉयल चार्टर मिलता है और इनको पूरे 15 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है। और इनको एरिया भी दिया जाता है, जो कि होता है गुड होप के ईस्ट में और मैगलेन के वेस्ट में। ये देखिए मैप में, ये है गुड होप का ईस्ट और ये मैगलेन का वेस्ट। और बीच में जो जगह है, यहाँ पर बाकी लोगों का राज था, जहाँ पर ये घुस भी नहीं सकते थे। आगे चल के इसका नाम ईस्ट इंडियन कंपनी कर दिया जाता है, बिकॉज आगे जाके इन्होंने इंडिया में ही राज किया और इंडिया में ही इन्होंने काम किया। तो रानी ने इनको हद से ज़्यादा ही कुछ ताकत दे रखी थी। जैसे ये किसी भी देश में जाके खुद का पैसा बना सकते हैं, खुद का कोर्ट चला सकते हैं, खुद के कानून बना सकते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं और अपनी आर्मी भी बना और ज्यूरिसडिक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे इंडिया में किसी स्पेशल राइस की कमी है, तो कोई भी एक बिलियनर आदमी आके बोलता है कि हमने एक कंपनी बनाई है अपनी, तो हमें सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। मोदी को बोलता है, हमें सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए कि हम उस देश में जाके ट्रेड का बिजनेस कर सकें। तो मोदी इनको परमिशन देने के साथ साथ इनको और पावर देता है कि आप हमारे देश के लिए भला कर रहे हो, जिससे हमारे देश का भी बहुत फायदा होगा, तो आप अपना जाके वहां पर कानून भी बना सकते हो। और काम काफी बड़ा है, तो उसमें जैसी बात है, लोगों से गलतियां भी होगी, तो आप पनिशमेंट भी दे सकते हो और वहां की आप किसी भी जगह को एक्वायर भी कर सकते हो। और अगर कोई पंगा हो गया उस देश में, तो उसको हम देख लेंगे और उसके मतलब ज्यूरिसडिक्शन भी हम क्लेम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बनाया कि अगर आप हमारे शेयर्स लोगे, तो जब कंपनी का मुनाफा होगा तो आपका भी मुनाफा होगा। जैसे आज के शेयर्स की तरह कि अगर हम पैसा लगाएंगे, तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। इनका एक मेन मोटिव था पैसा और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे उसके लिए ह्यूमैनिटी का लॉस हो, चाहे किसी जगह का लॉस हो, चाहे पूरे देश को गुलाम ही क्यों ना बनाना पड़ जाए। समझ रहे हो ना आप। तो ये पहले जाते हैं मालाऊ में, और वहाँ पर पहले ही स्पेनिश, डच और पोर्टुगीज का राज होता है। और डच की तो वहाँ पर बहुत बड़ी ईस्ट इंडियन कंपनी होती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उन्होंने इनको भगा दिया वहाँ से। तो ये वापस इंग्लैंड आ जाते हैं और वहाँ से इंडिया जाने की तैयारी करते हैं। पर इंडिया में ऑलरेडी 1408 से पोर्चुगीज का राज होता है, वो वहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो 1608 को विलियम हॉकिंस को कंपनी का डिप्लोमेट बनाकर उसे एक शिप दे दी जाती है, जिसका नाम था हेक्टर, और वो 24 अगस्त 1608 में इंडिया के सूरत में उतर जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पर इंडिया की क्या कंडीशन थी। तो इंडिया उस टाइम पर मैक्सिमम मुगल्स के कंट्रोल था, ज़्यादातर एरिया मुगल्स के अंडर ही आता था। उस टाइम पर 12 सूबे हुआ करते थे, मतलब जैसे आज के टाइम पे नेशंस वगैरह। और ब्रिटेन उस टाइम पर बहुत गरीब था
गरीब साले, मतलब बहुत गरीब था। उसकी इकोनॉमी हमारी इंडिया की इकोनॉमी के आगे कुछ भी नहीं थी। तो हॉकिंस जब इंडिया पहुंचता है तो उसे समझ लग जाती है कि यहाँ पर मुगल्स का राज चलता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उनकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो उस टाइम पर जो इंडिया का कैपिटल था वो था आगरा, वहीं से ही सारी परमिशंस वगैरह मिलती थी। और उस टाइम का जो करंट राजा था वो था जहांगीर। तो हॉकिंस किसी तरह सूरत से आगरा पहुंचता है और वहां से जहांगीर से मिलने की कोशिश करता है। तो जब ये जहांगीर से मिलने जाता है, ये एक नंबर का बेवकूफ़ था। ये अफगान ड्रेस पहन के जाता है गोरे होने के बावजूद और टूटी फूटी भाषा में बात करता है। तो जहांगीर का इससे इंटरेस्ट मिट्टी हो जाता है, बिल्कुल उसे लगता है ये कौन सा गवार आ गया हमारे से बात करने, तो वो इसको वापस भेज देता है। तो वापस जाने के बाद ये दोबारा कोशिश करते हैं सूरत में आने की, पर जो सूरत के ऑफिशियल्स थे वो पोर्चुगीज के डर से इन्हें फिर से वापस भेज देते हैं। पर जो उसके बाद ईस्ट इंडियन के जो ऑफिशियल्स थे वो कोशिश करते रहते हैं कि कुछ बात बन जाए, कुछ मुगल्स के साथ मतलब हमारा रिलेशन बढ़िया हो जाए, तो ऐसा वो ट्राई करते रहते हैं। पर इसी के बीच 24 मार्च 1603 को एलिजाबेथ की मौत हो जाती है और उसी दिन इनका नया राजा बनता है किंग जेम्स। और ईस्ट इंडियन कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो इससे बात करने जाते हैं कि आप कुछ कीजिए, आप एक ऑफिशियल डायरेक्टर भेजिए यहाँ से, ताकि ये उनकी बात सीरियसली लें और शायद काम भी बन जाए। तो 16 सितंबर 1815 को वहाँ का जो ऑफिशियल एम्बेसडर था थॉमस रो, उसको भेजा जाता है वहाँ पर जहांगीर से बात करने, और वो उसको जाके समझाता है कि हमारा यहाँ पर बिजनेस करने से आपको क्या फ़ायदा, हम भी आपको पैसे देंगे वगैरह वगैरह। तो इस टाइम पर जाकर इनकी ये जो कोशिश थी वो कामयाब हो जाती है और 3 साल लगातार कोशिश करने के बाद इनको लिमिटेड राइट्स के साथ लिमिटेड ट्रेड करने को परमिशन मिल जाती है। तो जो थॉमस रो था वो वापस आकर ईस्ट इंडियन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे उन्हें बोलता है कि जो मुगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इनसे लड़ वगैरह नहीं सकते, तो तुम बाहर के सी पोर्ट्स में ही अपना धंधा करो, अपना जो बिजनेस है वो करो, अंदर की ज़मीनों में जाने की कोशिश मत करना। पर जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो गोल्स है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। तो एक फैक्ट्री सूरत में खोलने के बाद ये गोलकांडा के सुल्तान से बात करके आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद ये पटना में भी तीसरी फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो चलती नहीं है, तो साल में ये बंद कर देते हैं उसको। तो 20 साल के अंदर अंदर इनको जहाँ जहाँ जगह मिलती है ये वहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोलते चले जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो कई सालों तक इंडिया में काम करने के बाद एक टाइम आता है 1662 में, जिसमें चार्ल्स सेकंड की पोर्चुगीज क्वीन कैथरीना से शादी हो जाती है। मतलब अब ईस्ट इंडियन कंपनी और पोर्चुगीज के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और इनको एक आइलैंड दहेज में मिलता है जिसका नाम था बम्बई, मतलब जो आज का मुंबई है वो। तो इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से समझ लो कि ईस्ट इंडियन कंपनी के अंडर मुंबई भी आ जाता है, वो वहाँ पर भी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। पर इनकी नज़र देश के अंदर तक जाने की थी, बिकॉज उस टाइम पर जो बंगाल था जिसके अंडर आज बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश आते हैं, वहाँ की फसलें और वहाँ की लैंड जो थी वो एकदम टॉप क्वालिटी की थी। वो दुनिया की सबसे समृद्ध जगहों में से एक थी जो कि इंडिया में ही थी। तो यही रीज़न था कि ईस्ट इंडियन कंपनी स्टार्टिंग से ही बंगाल में अपना ट्रेड स्थापित करना चाहती थी और वहाँ पर भी फैक्ट्री लगाना चाहती थी। पर जो बंगाल का गवर्नर था शासिता खान, वो जहांगीर का मामा था और वो ईस्ट इंडियन कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो स्पेशली उसको मनाने के लिए विलियम हेज को भेजती है उनको मनाने के, और वो काफी हद तक कामयाब हो भी जाता है, पर लिमिटेड ट्रेड करने की परमिशन के साथ। अब साल 1681 में ईस्ट इंडियन कंपनी का डायरेक्टर चेंज होता है और नया डायरेक्टर आता है जिसका नाम था जोशिया चाइल्ड, और ये बहुत ज्यादा अकड़ू किस्म का होता है, मतलब बहुत गुस्सैल होता है। ये रूल में लिखे हुए किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता, जो एग्रीमेंट होता है उसको ये टोटली डिनाई करता है और अपने हिसाब से काम करता है। इसको देखते हुए जो बंगाल का गवर्नर था वो टैक्स को बढ़ा देता है 2% से 3.5 करने लगता है। पर जोशिया चाइल्ड इसको बोलता है कि अगर तुम टैक्स बढ़ाओगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे और किसी एक देश को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। पर गवर्नर इसकी एक नहीं सुनता है और ये टैक्स बढ़ा देता है। तो जोशिया चाइल्ड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये पहली बार युद्ध करने के लिए ठान लेता है। तो ये लंदन से 19 लड़ाकू जहाज जो उस टाइम के हुआ करते थे, पायरेट शिप, और 200 कैनन, 600 सोल्जर्स मंगवाता है और मुगल्स पर हमला कर देता है। और उस टाइम पर मुगल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसकी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है और इनके लोगों को सूरत और ढाका में कैदी बना दिया जाता है। और इनकी जो सभी फैक्ट्रीज थी सूरत में, पटना में और कासिम बाज़ार में, वो सभी फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया जाता है और मुंबई में भी इनका जो ट्रेड हो रहा था उसको भी एकदम बंद कर दिया जाता है।
अब इस टाइम पर ईस्ट इंडियन कंपनी को समझ आ जाता है कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई है। अब मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि ईस्ट इंडियन कंपनी को एक आदमी ने खरीदा था, वो था संजीव मेहता, जिसने 2005 में ईस्ट इंडियन कंपनी को खरीद के इस चीज़ का बदला लिया था। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।